ये कहानी है 13 साल की वेडनेसडे एडम नाम की एक लड़की की, जिसके चेहरे पर किसी तरह के कोई इमोशंस नहीं बनते थे और मौत को लेकर इसके अंदर एक अजीब सा जुनून था। वो सोचा करती थी कि मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है और इसके साथ क्या होता है। इसी वजह से इसे अक्सर काले और सफेद रंग के कपड़े पहनना बहुत पसंद था। इसे देखकर सबको अजीब सा लगता था, जैसे कि वो इस दुनिया की ही ना हो। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार वो लड़की ऐसी क्यों थी। तो कहानी की शुरुआत में वेडनेसडे को स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ वो अपनी डरावनी आंखों के साथ बरामदे में चल रही होती है। वहीं बाकी सब लोग इसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं। जब वेडनेसडे अपना लॉकर खोलती है तो इसके अंदर इसका भाई बंदा दिखाई देता है, जिसके मुंह में एक सेब था। वेडनेसडे इसकी रस्सियों को खोलती है कि अचानक इसे एक विजन आता है, जिसमें वो देखती है कि कुछ लोग इसके भाई को टॉर्चर कर रहे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वेडनेसडे कोई आम बच्ची नहीं है और वो किसी को भी छूकर इसका मुस्तकबिल और हाल देख सकती है। जब वेडनेसडे को पता चलता है कि स्विमिंग टीम के लड़कों ने इसके भाई को टॉर्चर किया था, तो वो दो पिरान्हा फिशेस को, जो बहुत ही ज्यादा खूंखार और मांसखोर मछलियां होती हैं, इनको भरकर स्विमिंग पूल के पास ले जाकर इन खून की प्यासी मछलियों को स्विमिंग पूल में छोड़ देती है, जिससे सारे लड़के अपनी जान बचाने के लिए स्विमिंग पूल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तब वेडनेसडे कहती है कि इसके अलावा इसके भाई को कोई भी टॉर्चर नहीं कर सकता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वेडनेसडे के माँ बाप मोटोसिया और गोम्स को दिखाया जाता है। वो दोनों वेडनेसडे की हरकतों से परेशान हो चुके थे, इसलिए वो इसे नेवोमोर एकेडमी भेजने का फैसला करते हैं। इस एकेडमी में वो बच्चे रहते हैं जिनके पास कोई खास ताकतें होती हैं और यहाँ उन्हें अपनी ताकतों पर काबू पाना सिखाया जाता है। मोटोसिया और गोम्स भी इसी एकेडमी के स्टूडेंट थे, जिसे पता चलता है कि इनके पास सुपर पावर्स हैं। सीन शिफ्ट होता है और एक लड़के बॉक्स को दिखाया जाता है, जो एक हाइकर था। वो नेवोमोर एकेडमी के पास वाले जंगल में अकेला चला जाता है। वो जंगल में एक जगह रखकर आराम कर रहा होता है कि अचानक एक क्रिएचर उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। इस एरिया के पुलिस ऑफिसर को इसकी जख्मी बॉडी मिलती है और वो आसपास की जांच पड़ताल करता है। यहाँ पता चलता है कि ये पहला हादसा नहीं था, बल्कि इससे पहले भी ऐसे कई हादसे हो चुके थे। दूसरी तरफ वेडनेसडे एकेडमी में जाती है और वहाँ की प्रिंसिपल लरीसा वेमस से मिलती है, जो इस एकेडमी को चलाती है। लरीसा इसे रूममेट एनड से मिलवाती है। एनड एक वेयरवुल्फ थी और हर मामले में वेडनेसडे से पूरी तरह अलग थी। एनड को रंग बहुत पसंद थे। इसने अपने साइड वाले कमरे को अलग अलग रंगों से सजा रखा था, जबकि वेडनेसडे को काले और डार्क रंग की चीजें पसंद थी। फिर एनड वेडनेसडे को पूरी एकेडमी घुमाती है और वहाँ के मेन ग्रुप फिंग्स, फोर्स, स्टोनर और स्किल्स के बारे में बताती है। फिंग्स के ग्रुप में वैम्पायर होते हैं, फोर्स के ग्रुप में वेयरवुल्व्स होते हैं और स्टोनर पत्थर में बदल सकते हैं और इनके सर पर सांप होते हैं। वहीं स्किल्स में जलपरियां होती हैं, जो लोगों के साथ आसानी से हेरफेर कर सकती हैं। एनड वेडनेसडे को सबसे पॉपुलर लड़की बेनिसा बाकले के बारे में बताती है, जो बहुत ही खूबसूरत जलपरी थी। बेनिसा का एक्स बॉयफ्रेंड ज़ेबियर थोप भी इसी एकेडमी में होता है, जो अपनी ड्राइंग को असलियत में बदल सकता है। इसके बाद वेडनेसडे की माँ बाप वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले वेडनेसडे का बाप गोम्स इस पर नजर रखने के लिए एक कटा हाथ वहाँ पर छोड़ जाता है, जो जिंदा होता है और इसे थिंक कहा जाता है। इसके बाद वेडनेसडे तलवारबाजी की क्लास में जाती है और वहाँ बेनिसा के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। बेनिसा और वेडनेसडे के दरमियान जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है और दोनों बराबर पॉइंट पर होते हैं। इसके बाद बेनिसा कहती है कि वो बिना किसी हेलमेट के ये गेम खेलना चाहती है और ये गेम तब खत्म होगी जब दोनों में से किसी एक के जिस्म से खून न निकल आए। बेनिसा वेडनेसडे पर वार करती है और इसके सर की बाईं तरफ एक कट लग जाता है। वेडनेसडे को चोट पर मरहम लगाने के लिए ले जाया जाता है। जैसे ही वेडनेसडे पट्टी लगाकर बाहर निकलती है, ऊपर से एक बर्ड के आकार का पत्थर इसके ऊपर गिरने लगता है, लेकिन इसी वक्त ज़ेबियर इससे धक्का देकर बचा लेता है। कुछ देर बाद वेडनेसडे अपने कमरे में आती है तो इसे महसूस होता है कि कमरे में कोई है और इस पर नजर रख रहा है। वो कमरे को चेक करती है और इसे बेडशीट के नीचे थिंक मिल जाता है। वेडनेसडे समझ जाती है कि ये इसके माँ बाप का काम है, इसलिए वो थिंक से कहती है कि इसे इसका साथ देना होगा, वरना वो उसे ड्रॉर में बंद कर देगी। थिंक डर जाता है और इसे वादा करता है कि वो वेडनेसडे का साथ देगा, धोखा नहीं देगा। वेडनेसडे ने जो पिरान्हा वाला प्रैंक किया था, इस वजह से इसे दिमागी डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। लरीसा इसे नेवोमोर एकेडमी के पास एक छोटे से शहर जरीको में जांच के लिए ले जाती है। वेडनेसडे वहां अपनी थेरेपिस्ट से मिलती है, लेकिन इसे किसी भी बारे में कुछ नहीं बताती। इसके दिमाग में एक प्लान आता है, वो बाथरूम जाने के बहाने खिड़की से भाग निकलती है। इस दौरान वो एक आदमी से टकराती है और इसे एक विजन आता है, जहाँ वो देखती है इस आदमी की कार एक्सीडेंट में मौत होने वाली है। वेडनेसडे डर जाती है और रिलैक्स होने के लिए कॉफी शॉप में पहुंच जाती है। वहाँ इसकी मुलाकात पुलिस के बेटे टेलर से होती है, जो वहाँ कॉफी बेचने का काम करता है। टेलर अपनी कॉफी मशीन को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि इस मशीन में जो इंस्ट्रक्शन लिखी थी वो इटालियन जबान में थी। वेडनेसडे को इटालियन पढ़ना आता था, इसलिए वो आसानी से मशीन को ठीक कर देती है और इसके बदले में वो इसे बस स्टेशन तक छोड़ने को कहती है। टेलर के कुछ कहने से पहले ही वहाँ वो लड़के आ जाते हैं जिन्होंने वेडनेसडे के भाई को टॉर्चर किया था और वो वेडनेसडे को परेशान करने लगते हैं। पहले वेडनेसडे उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो वो उन्हें मारने लगती है। कुछ ही वक्त में लरीसा पुलिस के साथ वहाँ आ जाती है और वहाँ की हालत देखकर उसे गुस्सा आता है
और वो वेडनेसडे को डांट कर ले जाती है। इसके बाद वो लोग नेवरमोर एकेडमी के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक टूटी फूटी कार दिखाई देती है जिसका एक्सीडेंट हो गया था। इस कार में वही आदमी था जिसे वेडनेसडे टकराई थी। इस रात वेडनेसडे वायलेट पर बहुत डरावना म्यूजिक बजाती है। वो पूरन माह की रात थी और बेड़ियों के चलाने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। तब भी एनड वेडनेसडे को बताती है कि वो खुद को वेयरवुल्फ में नहीं बदल सकती, इसलिए वो बाकी लोगों के साथ नहीं जा सकती। इसी बीच थिंक टेलर के कमरे में जाता है और इसे वेडनेसडे से बात करने को कहता है। टेलर इसे डांट जाता है और इसकी बात मान लेता है और वेडनेसडे से वीडियो कॉल पर बात करता है। वेडनेसडे इसे आने वाले हाउ इस फेयर में मिलने का कहती है और कहती है कि वो मिलकर वहाँ मजे करेंगे, लेकिन असल में वो वहाँ से भागना चाहती थी। हाउ इस फेयर में लरीसा वेडनेसडे पर अपनी झील जैसी नजरें बनाए रखती है। इसके बावजूद वेडनेसडे टेलर से मिलने के लिए कामयाब हो जाती है। वो दोनों वहाँ से भागने ही वाले होते हैं कि वेडनेसडे अपने क्लासमेट रोवन से टकरा जाती है। रोवन जंगल की तरफ भाग जाता है। रोवन से टकराने के बाद वेडनेसडे को एक विजन आता है कि रोवन जंगल में किसी के हाथों बेरहमी से मारा गया है, इसलिए वो डर जाती है और भागने का प्लान बदलकर रोवन को रोकने के लिए इसके पीछे जाती है। लेकिन इससे पहले वो कुछ बोल पाती, रोवन अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वेडनेसडे को दरख्त के ऊपर लटका देता है। इसके बाद वेडनेसडे को अपनी माँ के बारे में बताता है जो मुस्तकबिल देख सकती थी। इसकी माँ ने 25 साल पहले एक तस्वीर बनाई थी और कहा था कि वेडनेसडे नेवरमोर एकेडमी को बर्बाद कर देगी। इसलिए रोवन कहता है कि कुछ बुरा होने से पहले ही वो वेडनेसडे को मार देगा। इसके बाद वो अपनी जादू ताकत से वेडनेसडे का गला दबोचने लगता है। तभी एक भयानक क्रिएचर इस पर हमला कर देता है और रोवन को बेरहमी से मारकर वहाँ से भाग जाता है। वेडनेसडे इसकी कटी फटी हुई बॉडी के ऊपर पड़ी तस्वीर को उठाती है जिसे रोवन की माँ ने बनाया था। इसी वक्त पुलिस का हेड अपनी पूरी टीम के साथ आ जाता है और रोवन की बॉडी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ज्यादा ढूंढने के बावजूद भी बॉडी नहीं मिलती। इसके बाद वेडनेसडे को पुलिस के हेड के साथ दिखाया जाता है जो वहाँ हुई घटना के बारे में उसे बताती है। लेकिन हेड को इस क्रिएचर वाली बात पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि ये काम नेवरमोर एकेडमी के ही किसी स्टूडेंट का है। तभी वहाँ एक ऑफिसर आ जाता है। इसकी नजर दरवाजे से निकलते हुए रोहन के ऊपर पड़ती है जो जिंदा था। जब वेडनेसडे अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि एनड पियो कप नाम के एक कॉम्पिटिटरों की तैयारी में बिजी है। ये एक बोट रेस का खेल था जो हर साल एकेडमी में ऑर्गेनाइज किया जाता था। बाद में वेडनेसडे रोवन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन लरीसा कहती है कि रोवन को एकेडमी से निकाल दिया गया है, जिसकी वजह वो इसे नहीं बता सकती। वेडनेसडे को इस बात पर शक होता है और वो प्लान बी के मुताबिक रोवन पर नजर रखने के लिए थिंक को इसके पीछे भेजती है। फिर सीन बदलता है और रोवन को एक रेलवे स्टेशन पर जाते हुए दिखाया जाता है। थिंक इसका पीछा करता है। रोवन आसपास का माहौल चेक करके वॉशरूम में चला जाता है जहाँ वो अपना रूप बदलकर एक बुरा आदमी बन जाता है, लेकिन थिंक रास्ता भटक जाता है, इसलिए वो रोवन को अपना रूप बदलते हुए नहीं देख पाता। इसके बाद वो बुरा आदमी लरीसा का रूप ले लेता है। यहाँ पता चलता है कि लरीसा ही अपना रूप बदलकर रोवन की मौत को छुपाने की कोशिश कर रही थी। वेडनेसडे के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो रोवन की मौत का राज जानने के लिए जंगल में जाती है जहाँ इसे टेलर मिलता है जो अपने बाप का पीछा करते हुए वहाँ आया था। थोड़ी देर बाद वेडनेसडे को रोवन का चश्मा मिलता है। वो उसे उठाती है और उसे एक विजन आता है जिसमें वो देखती है कि रोवन के पास नीले रंग की एक किताब थी जहाँ से इसे इसकी माँ की बनाई हुई तस्वीर मिली थी। इसके बाद वेडनेसडे फौरन ही अपनी क्लास टीचर के पास जाती है और इस किताब के बारे में पूछती है। इसकी टीचर बताती है कि वो किताब पुराने स्टूडेंट के समाज से जुड़ी हुई थी जिसे नाइट शिफ्ट कहा जाता रहा, लेकिन इस समाज को बहुत पहले खत्म कर दिया गया है। फिर स्कूल से जाने के बाद वेडनेसडे रोवन के कमरे में किताब ढूंढने जाती है। रोवन के बेड के नीचे इसे एक मुखौटा मिलता है। वो वहाँ से जाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ रोवन का रूममेट ज़ेबियर आ जाता है और इसे देखकर वेडनेसडे बेड के नीचे छुप जाती है। ज़ेबियर से मिले इसकी एक्स गर्लफ्रेंड बैंसा भी वहाँ आ जाती है। वेडनेसडे इन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और इसे पता चलता है कि बैंसा आने वाले बोट रेस में एनड को हराने का प्लान बना रही है। इसके बाद वेडनेसडे अपने कमरे में आ जाती है और बैंसा को रेस में हराने के लिए एनड का साथ देने का फैसला करती है। अगले दिन एनड और वेडनेसडे रेस के लिए तैयार हो जाते हैं। इस रेस में सब कुछ अलाउड होता है, इसलिए बैंसा इसका भरपूर फायदा उठाती है। रेस में 4 टीमें हिस्सा लेती हैं और रूल के मुताबिक जो टीम तालाब में गिरे बगैर नाइट शिफ्ट तक जाकर वापस आ जाएगी वो टीम रेस जीत जाएगी। जैसे ही रेस शुरू होती है बैंसा अपनी एक दोस्त को इशारा करती है जो एक जल परी थी और बाकी बोट को बर्बाद करने में बैंसा का साथ दे रही थी। वो तालाब में कूदकर एक नाव को बर्बाद कर देती है जिससे वो टीम तालाब में गिर जाती है और रेस से बाहर हो जाती है। वेडनेसडे और एनड पूरी तैयारी के साथ रेस कर रहे थे और थिंक इनमें इनका साथ दे रहा था। थिंक की मदद से वो बैंसा की दोस्त को एक जाल में फंसा लेते हैं। रेस के दौरान ही वेडनेसडे को एक विजन आता है और वो अपने सामने अपने जैसी दिखने वाली एक लड़की देखती है जिसके बाल सुनहरी रंग के होते हैं। वो वेडनेसडे को कहती है कि वेडनेसडे एक चाबी है, जिससे वेडनेसडे काफी उलझन में पड़ जाती है। इसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो असली दुनिया में वापस आती है
इसे पता चलता है कि बैंसा रेस में आगे निकल गई है, लेकिन वो हार नहीं मानती और बैंसा की चालों को इसी के खिलाफ इस्तेमाल करके ये रेस जीत जाती है। 40 सालों बाद कोई नॉन सीरियस टीम पहली दफा ये रेस जीती थी। लारिसा एनर्ड को पीओ कप ट्रॉफी देती, लेकिन वेडनेसडे को ज्यादा अटेंशन पसंद नहीं थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। वो नेवोमो अकेडमी के पुराने स्टूडेंट एडन एलन पो की मूर्ति के पास जाती है और अचानक इसकी नजर इस मूर्ति के हाथ में रखी पत्थर की किताब पर जाती है, जिसके नीचे से एक निशान दिखाई देता है। वो निशान ठीक वैसा ही था जो इस तस्वीर में बना हुआ था, जो इसे रोवन ने मरने से पहले दी थी। इस बुक पर वेडनेसडे को कुछ पहेलियां मिलती हैं, जिसे वो फौरन सुलझा लेती है और इसे एक सुराग मिलता है। इस सुराग में 2 बार चुटकियां बजाना होती हैं। जब वो 2 बार चुटकियां बजाती है तो अचानक एक छुपा हुआ बरामदा खुल जाता है, जहाँ एक छुपा हुआ कमरा होता है। वहाँ वेडनेसडे को रोवन की किताब मिल जाती है, जिसमें रोवन ने तस्वीर को फाड़कर निकाला था। वो इस किताब को फाड़कर बैग में रखती है, लेकिन इससे पहले कि वो आगे जा पाती कोई इसके सर को काले कपड़े से ढक देता है। थोड़ी देर बाद काला कपड़े को हटाया जाता है, तब वो देखती है बैंसा, ज़ेबियर और कुछ स्टूडेंट इसे घेर कर खड़े थे और वो सभी नाइट शीट के मेंबर है। और यहाँ पता चलता है कि लारिसा ने इनके ग्रुप को अलग कर दिया था। इसके बाद ज़ेबियर इसे अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वेडनेसडे इसे मना कर देती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद लारिसा को दिखाया जाता है, जो आउटरीच डे के बारे में बात करती है, जहां एकेडमी के सारे स्टूडेंट को शहर के आम लोगों से मिलना जुलना होता है और उनके साथ काम करना होता है। इन लोगों को नॉमिनीज कहा जाता है। जब वो लोग शहर पहुंचते हैं तब वेडनेसडे ज़ेबियर को बताती है कि इसके रूममेट रोवन की मौत हो चुकी है, लेकिन इसे इस बात पर भरोसा नहीं होता। वो कहता है कि रोवन की मौत नहीं हो सकती, इसे बस एकेडमी से निकाल दिया गया। इसके बाद वेडनेसडे इसे वो तस्वीर दिखाती है जो रोवन की माँ ने बनाई थी। ज़ेबियर इस तस्वीर को करीब से देखता है और कहता है कि इस तस्वीर में जो आदमी है, इसने जरीको शहर को बसाया था। इसका नाम जोसेफ क्रैकस्टोन है। थोड़ी देर बाद वेडनेसडे पिलग्रिम वर्ल्ड में जाने का फैसला करती है, जहाँ जरीको के इतिहास के बारे में पता चलता है। वहाँ वेडनेसडे ओगियन नाम के लड़के से मिलती है, जो मधुमक्खी पालने वाले क्लब में पहले भी मिल चुका था और दोनों की दोस्ती भी हो गई थी और दोनों बातें करने लगते हैं और आसपास की सभी चीजों को देखते हैं। इसके बाद सारे स्टूडेंट वहाँ की केयर टेकर अर्लीन से मिलते हैं, जो उन्हें पिलग्रिम वर्ल्ड की घुमाती है। जोसेफ क्रैकस्टोन की कलाकृतियों के बारे में भी बताती है। वेडनेसडे को ये बातें इंटरेस्टिंग लगती हैं और वो अर्लीन से कहती है कि इनके बारे में और जानना चाहती है। अर्लीन बताती है कि इनके पास जोसेफ क्रैकस्टोन की खेतों में इस्तेमाल करने वाली चीजें, खाने पीने के बर्तन और रहने के रूम भी है। वेडनेसडे कहती है कि वो वहाँ काम करना चाहती है, लेकिन अर्लीन कहती है कि वहाँ रेनोवेट का काम चल रहा है, इसलिए वो वहाँ काम नहीं कर सकती और कहती है कि वो सब ये ओल्ड वर्जरी में काम करेंगे और घूमने आने वाले लोगों में केक बांटेंगे। बाद में वेडनेसडे और ओगियन क्रैकस्टोन की फैमिली रूम में घुस जाते हैं। वहाँ पे वेडनेसडे को एक तस्वीर मिलती है, जिसमें वो लड़की भी होती है जिसे वेडनेसडे ने अपने विजन में देखा था। थोड़ी देर बाद इसे वो किताब मिल जाती है जो इस लड़की ने पकड़ी थी। वेडनेसडे देखती है कि इस किताब के सारे पन्ने खाली है। इसे शक हो जाता है कि यह किताब नकली है। तभी वहाँ ओगियन के साथ अर्लीन आ जाती है और इसे पकड़ लेती है। वेडनेसडे इसे असली किताब के बारे में पूछती है। तब अर्लीन झिझकते हुए इसे बताती है कि वो किताब 1 महीने पहले ही गुम हो गई थी। इसके बाद वो वापस कॉफी शॉप में टेलर से मिलती है और वो दोनों जोसेफ के बारे में पता करते हैं। टेलर उसे कहता है कि ओशनल मीटिंग हाउस का जो हिस्सा बचा हुआ है वो जंगल में और पूरी तरह खंडर हो चुका है, जिसका इस्तेमाल अब क्रैश बैट में किया जाता है। इसके बाद वेडनेसडे जोसेफ क्रैकस्टोन की इस जगह को तलाश करने के लिए थिंक के साथ फौरन जंगल में जाती है। इस दौरान उन्हें एक बेघर आदमी मिलता है, लेकिन थिंक इसका दम घोंटने लगता है और उसे डराकर भगा देता है। तभी वेडनेसडे को एक विजन आता है और वो खुद को 400 साल पहले के टाइम में देखती है। यहाँ वो सुनहरे बाल वाली लड़की दिखाई देती है, जिसे वेडनेसडे पहले भी अपने विजन में देख चुकी थी। इस लड़की को गांव वालों ने घेर रखा था और वो उसे शैतान की बेटी कह रहे थे। तभी वहाँ जोसेफ क्रैकस्टोन आ जाता है और वो इस लड़की को गोडी एडम कहकर बुलाता है। वो कहता है कि गोडी एडम एक डैन है और इसे भी इसके माँ और इस मुलजिम के साथ ही इस खेत में मार जाना चाहिए। इसका जवाब देते हुए गोडी एडम कहती है कि जोसेफ ने इसकी जमीन हड़पी है, बहुत से मजलूम लोगों की जाने ली है और इनका सुकून छीना है। जोसेफ को गुस्सा आता है और वो गोडी एडम को थोड़ी देर तक घूरता है और फिर इस खेत में आग लगा देता है। गोडी अपनी माँ की जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी सारी कोशिशें बेकार होती हैं। जब कोई उम्मीद नहीं बचती तो वो एक खुफिया दरवाजे से निकलकर वहाँ से भाग जाती है। वेडनेसडे छुपकर वहाँ सब देख रही होती है। गोडी जल्दी से वेडनेसडे के पास आती है और कहती है कि जोसेफ ये अपनी लड़ाई तब तक नहीं रोकेगा जब तक वो सबको मार ना दे। इस खुलासे के बाद वेडनेसडे अपने विजन से जाग जाती है और वो थिंक को सब कुछ बताती है जो इसने अभी अभी देखा था। इनकी बात खत्म भी नहीं होती कि अचानक से इन्हें वही भयानक क्रेचर नजर आता है।
जिसने रोमन को मारा था। इसी वक्त बारिश होने लगती है। वेडनेसडे बारिश में भीगते हुए इसका पीछा करती है, लेकिन वो बहुत आगे निकल जाता है। वेडनेसडे इसके पैरों के निशान का पीछा करती है, लेकिन अचानक वो निशान इंसान के पैर के निशानों में बदल जाते हैं, जिससे पता चलता है कि वो क्रिएचर कोई इंसान ही है। तभी वेडनेसडे ज़ेवियर से टकराती है और इसे सब कुछ बताती है जो इसने देखा था। ज़ेवियर उसके पैरों के निशान को देखना चाहता था, लेकिन बारिश की वजह से पैरों के निशान मिट जाते हैं। अगले दिन शहर में जोसेफ क्रैकस्टोन की नई मूर्ति के इफ्तिताह के लिए सब लोगों को इकट्ठा किया जाता है। वेडनेसडे रिको के मार्शन बैंड के साथ डोंट स्टॉप का म्यूजिक प्ले करती है और शहर के मेयर और प्रिंसिपल लरीसा मूर्ति का इफ्तिताह करते हैं, लेकिन तब भी थिंक वेडनेसडे के ऑर्डर के मुताबिक मूर्ति को ब्लास्ट कर देता है और सब लोग डर के भाग जाते हैं। वेडनेसडे की आंखों में बदले की चमक दिखाई देती है और अब भी वो वैलन बजा रही होती है। इसके बाद लरीसा वेडनेसडे पे चलाती है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब वेडनेसडे ने किया है, लेकिन वेडनेसडे कहती है कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया। वेडनेसडे लरीसा पर इल्जाम लगाते हुए कहती है कि वो जंगल में होने वाले खूनी हादसे का सच जानती है और जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रही थी। इस रात वेडनेसडे को मिलने वाला बेघर आदमी जंगल में दिखाई देता है। तभी वो क्रिएचर इस पर हमला कर देता है। इस बूढ़े आदमी के पास एक कैमरा था जिसमें इस हादसे की तस्वीरें कैद हो जाती हैं। कुछ ही टाइम बाद पुलिस हेड और इसकी टीम जंगल में आती है और इस खंडर तक पहुंच जाते हैं और इन्हें वहां इस बेघर आदमी की बॉडी मिलती है। इन्हें वो कैमरा भी मिलता है जिसमें हादसे की फुटेज होती है जो असली गुनाहगार को सामने ला सकते हैं। जब कैमरे की तस्वीरों को बड़ा करके देखा जाता है तो तब पुलिस हेड हथियारे का चेहरा देखता है। वो एक क्रिएचर का चेहरा था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो किसी डरावने ख्वाब से निकल कर आया हो। दोस्तों, अगर आपको इस सीरीज की नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट एपिसोड लिख दें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आपको मिलती रहे।